तो देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये है संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव अर्थात प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं, इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं, जैसे सबसे पहला है नंबर 1 अवरोध रक्षण। अवरोध रक्षण या बैरियर प्रोटेक्शन। नंबर 2 बलिदानी रक्षण या सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। और नंबर 3 है कैथोलिक या वैद्युत रक्षण। अर्थात कैथोलिक और इलेक्ट्रो प्रोटेक्शन। और नंबर 4 है जंगरोधी विलयनों से रक्षण। प्रोटेक्शन बाई एंटी रस्ट सॉल्यूशन। इनके अंतर्गत हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिनके द्वारा हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है अवरोध रक्षण, यानी धातु और जो कारक होते हैं कोरोजन के, उनके मध्य में हम एक ऐसा बैरियर लगा दें जिससे संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाए। तो इसके तहत अध्ययन करते हैं अवरोध रक्षण के तहत। इसमें क्या होता है, मुख्य बात है कि धातु और धातुओं में संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारकों के बीच में कोई ऐसा आवरण लगा देते हैं जिसके द्वारा ये मिलने से बच जाते हैं और धातुओं में संक्षारण नहीं होता है। जैसे कई पॉइंट हैं, जैसे पेंट के द्वारा या इनेमल लगा दें, इनेमल उन धातुओं पर, या लेकर कोई भी इनमें से कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करें। जैसे आपने देखा होगा सामान्यतः धातुओं को संक्षारण से, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है, नमी, वायुमंडल में उपस्थित नमी और जो गैसें हैं वो उस धातुओं के डायरेक्ट संपर्क में आने से बच जाती हैं, और जब संपर्क में नहीं आते हैं तो उस धातु का संक्षारण भी नहीं होता है, अर्थात धातु संक्षारित होने से बच जाती है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत जैसे ऑयल है, हम उस धातु पर ऑयल या ग्रीस ये लगा देते हैं। या और पॉइंट है कि उनके ऊपर जो जंग रोधी पदार्थ होते हैं उनकी लेयर चढ़ा देते हैं। इसमें जैसे निकिल है, निकिल और क्रोमियम है, इन धातुओं की परत चढ़ा देते हैं, तो उससे भी उनका जो कोरोजन है वो रुक जाता है। तो देखिए अवरोध रक्षण में क्या करते हैं कि धातुओं की सतह पर कोई दूसरी धातु ऐसी लगा देते हैं या कोई दूसरा पदार्थ ऐसा लगा देते हैं जिससे संक्षारण को प्रेरित करने वाले कारक
उस धातु के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिससे उनका संक्षारण होने से बचाव हो जाता है। जैसे धातुओं की सतह पर पेंट लगा दें, रोगन लगा दें, या इनेमल चढ़ा दें, या लेकर चढ़ा दें, जैसे गाड़ियाँ, बस, ट्रक हैं, कार हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, तो इनका जो लोहे की चादरें होती हैं उन पर पेंट, इनेमल, लेकर आदि उनको सुरक्षित रखने में काम आता है। या उनके ऊपर तेल लगा दें या ग्रीस लगा दें। ज़्यादातर आपने मशीनरीज में देखा होगा, या मशीनरी के जो पार्ट होते हैं उन पर या तो तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, जिससे वो संक्षारित होने से बच जाते हैं। या इन्हीं में एक तीसरा तरीका है कि उनके ऊपर किसी अन्य धातु की जिनमें संक्षारण नहीं होता है उनकी लेयर लगा देते हैं, जैसे निकल की लेयर लगा देना, जैसे क्रोमियम धातु की लेयर लगा देना। तो इनसे वो संक्षारित होने से बच जाती है। नंबर 2 है बलिदानी रक्षण या सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन। इस सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन में क्या है, देखिए इस प्रक्रिया में इसको बलिदानी रक्षण इसलिए कहते हैं कि इनमें धातुओं की सतह पर एक दूसरी धातु की लेयर लगा देते हैं, और जब तक वो लेयर रहती है जो होस्ट धातु है वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है। धीरे धीरे इस जो गेस्ट धातु है, उस गेस्ट धातु जो किस पर है, होस्ट पर है। मान लीजिए लोहा है, लोहे की चादर है, ये मान लीजिए ये लोहे की चादर है, और इन चादरों पर ऊपर की तरफ जिंक धातु की पतली लेयर लगा देते हैं। तो जब तक जिंक धातु की लेयर है इसके ऊपर, तब तक ये धातु बिल्कुल सुरक्षित रहती है। धीरे धीरे ये धातु कंज्यूम होती रहती है, नष्ट होती रहती है, धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है, इसकी खपत होती रहती है। और जब तक ये होस्ट धातु के ऊपर गेस्ट धातु रहती है, तब तक जो आयरन या मुख्य धातु है उस पर कोई भी उसका संक्षारण नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं बलिदानी रक्षण। जैसा कि इसका नाम है, ये ऊपर की जो पतली लेयर है इसका धीरे धीरे बलिदान हो जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है, और जब तक ये रहती है इस धातु की सुरक्षा करती रहती है। तो इसलिए इस विधि को कहते हैं बलिदानी रक्षण। और बलिदानी रक्षण में 2 प्रकार से है। एक तो गल्वेनाइजेशन की या गल्वेनीकरण की प्रक्रिया है, गल्वेनाइजेशन या गल्वेनीकरण। ये जो गल्वेनीकरण या गल्वेनाइजेशन है, ये सामान्यतः लोहा के ऊपर किया जाता है। लोहे की चादरों या लोहे की धातु के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गल्वेनीकरण कहलाती है। आप जानते हैं कि जो जिंक धातु है वो लोहे की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु होती है, और अधिक सक्रिय होने के कारण ये जो जिंक धातु है धीरे धीरे ये जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जिंक आयन में परिवर्तित होती रहती है और धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है। और इसकी विशेषता ये है कि जब तक जिंक धातु की परत है तब तक लोहे का कोई भी नुकसान नहीं होता है, यानी वो कोरोड नहीं होता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। तो एक तो ये गल्वेनीकरण की प्रक्रिया है, और गल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है ये 2 तरीके से की जाती है। एक तो डिपिंग के द्वारा और एक सैरार्डीकरण के द्वारा। डिपिंग में क्या होता है कि डिपिंग में लोहे की चादरों को पिघले हुए जिंक धातु में डुबाकर उनको गर्म रोलर के द्वारा दबाया जाता है, जिससे लोहे की धातुओं पर या लोहे की चादरों पर एक समान लेयर मोटी जिंक धातु की परत जम जाती है। तो ये पिघले हुए जिंक में लोहे की जो चादरें हैं उनको डुबाकर रोलर के अंदर कर गुजारा जाता है, जिससे एक समान मोटाई की यूनिफॉर्मली जिंक लेयर उनके ऊपर चढ़ जाती है। इस गल्वेनीकरण की ये सबसे बड़ी विशेषता, जैसी मैंने बताई थी आपको,
कि जब तक जिंक की परत रहती है तब तक बिल्कुल लोहा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। और दूसरी है शेरार्डीकरण। शेरार्डीकरण, इसमें क्या होता है? शेरार्डाइजिंग में इसमें जिंक धातु को पिघलाकर उसकी वाष्प को लोहे की चादरों पर कंडेंस किया जाता है, संघनित किया जाता है। जिंक धातु की डस्ट को पिघलाकर वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और जिंक धातु की उस वाष्प को लोहे की चादरों पर संघनित किया जाता है। इसके कारण लोहे की चादरों पर एक समान रूप से जिंक धातु की परत जमा हो जाती है। इस गैल्वेनाइज और शेरार्डीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो लोहा प्राप्त होता है उसकी विशेषता होती है कि यदि उसमें जिंक की लेयर में कोई स्क्रैच या क्रैक्स आ जाते हैं तब भी रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। इसका कारण ये है कि जो जिंक है वो एनोड का कार्य करता है, अर्थात जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जिंक आयनों में परिवर्तित हो जाता है और वो धीरे धीरे कंज्यूम होता रहता है। जहाँ पर स्क्रैच या खरोंच आई है उस जगह पर जिंक आयन वायु में उपस्थित नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बेसिक जिंक कार्बोनेट बना देते हैं, अर्थात ZnCO3 और ZnOH का हुल ट्वाइस बना लेते हैं। ये कहलाता है बेसिक जिंक कार्बोनेट। और ये बेसिक जिंक कार्बोनेट एंटी रस्ट होता है और ये जंग की प्रक्रिया को नहीं लगने देता है। इसमें ही गैल्वेनीकरण के अलावा एक दूसरी प्रक्रिया होती है टिनिंग की। टिनिंग सेकंड, ये फर्स्ट है। टिनिंग अर्थात लोहे की धातु पर टिन, जो Sn धातु होती है, इसकी परत चढ़ा दी जाती है। ये भी धातु को करोड होने से बचाती है। तो इस तरीके से जो सैक्रिफाइशियल रक्षण है इसमें गैल्वेनीकरण, और गैल्वेनीकरण में ये दो प्रोसेस हो गई, एक तो डिपिंग के द्वारा और शेरार्डीकरण के द्वारा, और दूसरी है टिनिंग, यानी जस्ते के परत चढ़ाना लोहे की धातु पर, वो तो कहलाती है गैल्वेनीकरण, और टिन धातु की परत चढ़ाना वो कहलाती है टिनीकरण। अब आप नंबर 3 पर आइए, कैथोडिक रक्षण या वैद्युत रक्षण। इसमें आप पढ़ेंगे, देखिए ये जो कैथोडिक या इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन है ये सामान्यतः जमीन के अंदर दबी हुई पाइपलाइनों या टैंकों को सुरक्षित रखने में प्रयोग में लाई जाती है। कैथोडिक, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जमीन के अंदर पाइपलाइन दबी रहती हैं लोहे की बनी हुई, और इन पाइपों को सुरक्षित कुछ दिन के बाद ये जंग लगने के कारण बेकार हो जाते हैं, तो इनको, या बड़े बड़े जो जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये मेथड प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या करते हैं कि जो बड़े टैंक या पाइपलाइन है लोहे की बनी हुई, उनको एक बहुत अधिक क्रियाशील धातु के टुकड़े से जोड़ दिया जाता है। मान लो ये लोहे का पाइप है और इस लोहे के पाइप को एक जिंक Zn या मैग्नीशियम धातु के टुकड़े से, ये उसका टुकड़ा है जो कि आयरन से अधिक सक्रिय धातु होती हैं दोनों ही, उनके किसी एक टुकड़े से तार के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि ये अधिक सक्रिय धातु एनोड का कार्य करती है, और एनोड का मान लो जिंक है तो जिंक आयन में परिवर्तित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद, इस तरीके से। तो ये एनोड का कार्य करता है, और एनोड का कार्य करने से जिंक धातु जिंक आयन रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये धातु धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है, धीरे धीरे खत्म होती रहती है, और
इसके संपर्क में जो ऑक्सीजन आती है, ये जो लोहे का पाइप है ये कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का। और इसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है और जल है, ये आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये हाइड्रोक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 4 हैं, हाइड्रोजन भी 4 हैं, तो इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरीके से। और 4 माइनस के हैं तो 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर दो। तो ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन हो गई और ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा लेंगे तो मैग्नीशियम धातु Mg+2 मैग्नीशियम आयनों में परिवर्तित हो जाएगी। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो हमने अधिक सक्रिय धातु का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ा है, ये धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है, इसलिए कुछ समय के बाद इसको दूसरा टुकड़ा लगाना पड़ता है। लेकिन इस विधि की भी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके द्वारा जब तक ये धातु, जो अधिक सक्रिय धातु का टुकड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक इस पाइपलाइन को या इस टैंक को कोई भी नुकसान नहीं होता, अर्थात ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है, इसमें संक्षारण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये विधि कहलाती है कैथोडिक रक्षण, यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रो प्रोटेक्शन। आजकल एक और इलेक्ट्रो प्रोटेक्शन में क्या है कि छोटी छोटी बैटरियां उनके स्थान पर जोड़ दी जाती हैं कुछ कुछ दूरी पर, जो वो बहुत थोड़ा करंट उनमें देती रहती हैं और इससे वो पाइपलाइन जो है बिल्कुल सुरक्षित रहती है। और नंबर 4 है जंगरोधी विलयनों से रक्षण। ये बहुत इजी है और कुछ लिमिटेड चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो जंग लगने में जंग नहीं लगने देते हैं। तो इन विलयनों में सामान्यतः आयरन फॉस्फेट मुख्यतः है। तो आयरन फॉस्फेट की परत लगा दी जाती है उनमें, या आयरन फॉस्फेट के सॉल्यूशन में उन धातुओं को डुबा दिया जाता है, जिससे उनके ऊपर कभी भी रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। इनमें मुख्यतः जो इंजन के पार्ट्स हैं, मशीनरी के पार्ट्स हैं, या इंजनों के जो रेडिएटर्स वगैरह होते हैं, उन पर ये प्रक्रिया की जाती है। तो इनमें जैसा मैंने अभी आपको बताया, मुख्य रूप से जो एंटी फ्रीज या एंटी रस्ट सॉल्यूशन है वो है आयरन फॉस्फेट। आयरन फॉस्फेट में उन धातुओं को डुबा देते हैं जिनसे रस्टिंग की प्रोसेस उनके ऊपर कभी नहीं होती। तो इस तरीके से ये रक्षण से बचाव आपको समझाया मैंने।